नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। जवाब तो चाहिए मैं आप सभी का स्वागत है। असम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है और घुसपैठियों को बचाने का काम भी करती है। पीएम मोदी ने कहा कि अब बीजेपी सरकार मिशन मोड में घुसपैठ को रोकने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब देश आतंकवादी घटनाओं से लहूलुहान हुआ करता था। ऑपरेशन सिंदूर के समय कांग्रेस पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस के लिए एजेंडा ही बनता है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ करवाई थी। उन्होंने कहा कि असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने लाखों एकड़ जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करा दिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर असम के महान कलाकार भूपेन हजारिका का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत रत्न दिए जाने पर तंज कसते हुए कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहे हैं। पीएम यही नहीं रुके। पीएम मोदी ने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और अब असम विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि हालिया पंचायत चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत इस बात का सबूत है कि जनता डबल इंजन सरकार के काम से खुश है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला देश और पूर्वोत्तर खासतौर पर असम विकास यात्रा में एक नई पहचान बना रहा है। लेकिन यहां कभी कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए घुसपैठ करवाकर ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि उसने संस्कृति को कुचला है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस हमेशा लगातार सो रही थी, घुसपैठियों की वो रक्षक बन गई थी? कांग्रेस के लिए मूल भारतीय संस्कृति से ऊपर वोट बैंक है क्या? आपको यह भी बता रहे कि कांग्रेस ने वोट के लिए देश में घुसपैठियों को बसाया है क्या? यह भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस की वजह से घुसपैठिए आज देश के लिए चुनौती बने हुए हैं। करेंगे इन्हीं सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के माध्यम से सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ और कहा। असम में पीएम, निशाने पर कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ को लेकर दिया बड़ा बयान। कांग्रेस घुसपैठियों की रक्षक। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए कराई घुसपैठ। बीजेपी मिशन मोड में घुसपैठ को रोकने के लिए कर रही काम। असम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है और घुसपैठियों को बचाने का काम करती रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अब बीजेपी सरकार मिशन मोड में घुसपैठ को रोकने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब देश आतंकवाद घटनाओं से लहूलुहान था। ऑपरेशन सिंदूर के समय कांग्रेस पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस के लिए एजेंडा बन जाता था। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ करवाई। कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर, हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। यहां के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने लाखों एकड़ जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराया है। पीएम मोदी ने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और असम विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि हालिया पंचायत चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत इस बात का सबूत है कि जनता डबल इंजन सरकार के काम से खुश है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है और पूर्वोत्तर खासकर असम विकास यात्रा में एक नई पहचान बना रहा है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था और कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर चलाती है, पाकिस्तान के कोने कोने से आतंक को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की सेना के साथ खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के लोग हमारी सेना की बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए और साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज भी घुसपैठ का मुद्दा
प्रमुखता के साथ दिखाता आया है और हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द घुसपैठ को रोका जाए, जिससे इन जिहादियों से मासूमों को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाए गए हैं, चाहे वो घुसपैठ को लेकर हो या फिर अपमान को लेकर हो, क्योंकि अगर हम घुसपैठ की बात करते हैं तो जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी आते हैं, अटैक करते हैं, उसके बाद चले भी जाते हैं। उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो मुंबई में भी ऐसे ही आतंकवादियों की एंट्री समुद्र के जरिए वहां पर देखने को मिली थी। तो कुल मिलाकर ऐसी कई घुसपैठें अब तक हो चुकी है, जिसके बाद स्थिति बेहद खराब होती हुई नजर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया कि अब मिशन मोड पर बीजेपी काम कर रही है और जितनी भी घुसपैठ हुई है उनको रोकने के लिए अब आगे भी काम ऐसे ही जारी रहेगा, यानी कि बीजेपी सरकार घुसपैठ को रोकने का काम कर रही है। लेकिन पहले की खास तौर पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से इन घुसपैठियों की रक्षक जो है वो कांग्रेस पार्टी बन गई थी और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते इन लोगों ने घुसपैठ यहां पर कराई थी। तो कुल मिलाकर असम के दौरे पर है प्रधानमंत्री और कांग्रेस को आड़े हाथ भी लेते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आए हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बड़ी बातें यहां पर कही गई हैं, कांग्रेस को आड़े हाथ लिया गया। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जिस तरीके से अब अलग अलग मंचों पर कांग्रेस बयानबाजी करती है, मैं उससे हताहत नहीं होता हूं, मैं पूरी तरीके से शिव का भक्त हूं और जहर घोल कर पी जाता हूं, लेकिन जिस तरीके से ये व्यक्तिगत तौर पर भी मेरा करते हैं वो भी मैं बर्दाश्त कर जाता हूं, लेकिन देश के साथ अगर ये गद्दारी करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, घुसपैठ पूरी तरीके से रोक दी जाएगी। आज साफ तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि असम में जिस तरीके से कई ऐसे लोग थे जो कि घुसपैठ कराते थे, उनको पूरी तरीके से यहां से हटाया गया है और जितनी भी जमीन पर कब्जे हुए थे उन जमीनों को भी कब्जा मुक्त करा दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति बेहद साफ होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जब से मोदी सरकार आई है, जब से घुसपैठ पर पूरी तरीके से रोक लगती हुई नजर आई है। अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अविरल मलिक है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है रतन तिवारी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपा की प्रवक्ता है पूजा मिश्रा, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फेजो तालू नात्रा, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़ी है, उनसे भी अपडेट लेंगे कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, खास तौर पर घुसपैठ को लेकर। सबसे पहले अविरल जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इस संदेश दिया और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और ये कहा गया कि पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो घुसपैठ इतनी ज्यादा होती थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है मिशन मोड पर काम किया जा रहा है, घुसपैठ को रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया कि घुसपैठियों की संरक्षक है कांग्रेस। जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से एकदम सही बात है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी क्या विचारधारा है, क्या मेंटालिटी है, विरोधियों की क्या मेंटालिटी है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो किसी रूप में घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। आखिर क्यों नहीं बोलते हैं घुसपैठियों के खिलाफ? इन्हें बोलना चाहिए। ये देश धर्मशाला तो नहीं है, इस चीज को भी स्पष्ट रूप से मैं सोचता हूं जानना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और आदरणीय अमित शाह जी का जहां तक विषय है, हमने इस चीज को पहले ही मैं सोचता हूं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। ये देश किसी रूप में धर्मशाला ना था, ये देश ना धर्मशाला है, ना ये देश धर्मशाला रह सकता है, बिल्कुल स्पष्ट है। ये एक तरीके से भारत का जहां तक विषय है, बिल्कुल मैं सोचता हूं सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। 2014 के बाद हमारी सरकार केंद्र बनी और उसके बाद जो हमारी विचारधारा, जो मेंटालिटी है, जो हमारा एक तरीके से काम करने का तरीका है, वो सबके मध्य में है। बिल्कुल, मैं तुरंत आपके पास लौटता हूं। बिल्कुल अविरल जी, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। कहीं ना कहीं बदलाव बहुत आए हैं और हमारी जो संवाददाता हैं वो भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। तो जो जिस तरीके से अगर घुसपैठ की हम बात कर लेते हैं तो खास तौर पर नेपाल की बात करते हैं या असम की बात करते हैं या और जगहों की अगर हम बात करते हैं तो घुसपैठ बॉर्डर क्षेत्र से सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का असम का दौरा इस बार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक हमला भी बना। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए प्रोटेक्ट किया। मोदी जी ने साफ कहा, बीजेपी का मिशन देश को घुसपैठियों से मुक्त करना है। उन्होंने कांग्रेस को असमी प्राइड को ठेस पहुंचाने का भी जिम्मेदार ठहराया।
और भूपेन हजारिका जी को जो दी गई भारत रत्न पर भी सवाल उठाया। वही ऑपोजिशन ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए कि वो इशू को पॉलिटिसाइज कर रही है और माइनॉरिटीज को निशाना बना रहे हैं। कुछ दिन पहले असम सरकार ने एक नया 10-day प्रोटोकॉल अप्रूव किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स और पुलिस को पावर दी गई है इलीगल फॉरेनर्स को तुरंत एक्सपेल करने की। लेकिन इस एग्रेसिव मूव के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जैसे स्टूडेंट्स एग्रेसिवली सिविल सोसाइटी सड़कों पर उतर आए। उनका कहना है कि सेंटर के ये फैसला सीएए असम अकॉर्ड को कमजोर करेंगे और इंडिजिनस आइडेंटिटी को खतरे में डालेंगे। असम जो इलीगल इमिग्रेशन डिबेट का सबसे बड़ा एपिसेंटर, बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बड़ी बातें यहाँ पर कही गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में कांग्रेस जो है वो संरक्षण करती थी क्या इनका। कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रतन तिवारी जी, प्रधानमंत्री की तरफ से कई बड़े आरोप लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? की निगरानी में एनआरसी हुआ था, ये अविरल मलिक को भी मालूम है और हमें भी पता है, और हम इसके विरोध में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सही आंकड़े देश के सामने आने चाहिए। जो अगर अवैध ढंग से भारत में रह रहे हैं उन्हें भारत से बाहर फेंकने की भी जिम्मेदारी हमारी होती है, सरकार की होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोल खोल के चिल्ला चिल्ला के 41 लाख लोगों का आंकड़ा दिया था, और जब 31 अगस्त को जब एनआरसी का प्रारूप तैयार हुआ तो करीब करीब 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर कर दिया गया, उस लिस्ट से, उस सूची से बाहर कर दिया गया। तो मतलब 19 लाख लोग फर्जी पाए गए। और दूसरी बात मैं कहूं कि इसमें 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसके बाद भी आंकड़ा क्या आया आपके सामने है। करीब 19 लाख में से 11 लाख से ज्यादा लोग हिंदू हैं उसमें, और हिंदू लोग भी उस दायरे में आ गए हैं। और करीब करीब अगर 19 लाख लोग अगर इस अवैध ढंग से रह रहे हैं तो 19 लाख लोगों को आप कहां भेजेंगे? ये सरकार को तय करना है कि पाकिस्तान से आपके रिश्ते कैसे हैं, आपके रिश्ते बांग्लादेश से कैसे हैं। क्या बांग्लादेश की सरकार ये 19 लाख लोगों को अपने कंट्री में लेगी कि नहीं लेगी? तो ये सोचने का विषय है। और आरोप अगर कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार लगाएंगे, देखिए कांग्रेस पार्टी ने अगर गलती की है तो अगर गलती की है उन्हें सजा मिल गई है। जो कांग्रेस पार्टी ने गलती की है वही गलती अगर आप दोहरा रहे हैं, वही गलती आप कर रहे हैं, तो आप में क्या फर्क है? क्या देश की जनता ने वही गलती दोहराने के लिए आपको मौका दिया था? हम कहते हैं कि अब अच्छा करिए, कांग्रेस के किए हुए कार्य को 70 साल 80 साल पुराने दौर में ले जाके जनता को गुमराह मत करिए। आप क्या अच्छा करते हैं, अच्छा करिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है, लेकिन कुछ अच्छा करके दिखाइए। ठीक है, महिलाओं के साथ क्या अच्छा हो रहा है वो एक बार पूछ लेते हैं। अविनाश सिंह लगातार बने हुए हैं। अविनाश जी, अब देखिए रतन तिवारी साहब तो ये लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के जितने साल थे वो छोड़ दीजिए, मौजूदा साल में आप अच्छा करके दिखाइए। अच्छा नहीं हो रहा है क्या? जी नमस्कार, सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए रतन तिवारी जी बिल्कुल सही बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कांग्रेस ने कुछ गलती किया और कोई इस तरह की बात है और पहले कुछ अगर सही से नहीं हुआ तो भाजपा को अच्छा करना चाहिए। तो भाजपा तो अच्छा कर ही रही है, मगर एक बात का जवाब नहीं आया कि अगर भाजपा बंगाल सरकार से अगर जमीन मांगती है बीएसएफ, तो जमीन क्यों नहीं मिलता है? इनको ये भी जवाब देना चाहिए कि क्या इन्होंने वोट बैंक बनाने के चक्कर में उनके पास कागज उपलब्ध नहीं कराए। अब किसी को भी देश से अगर आपको बाहर करना है या किसी को घुसपैठिया घोषित करना है तो यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, यहाँ तो एक कार्य प्रणाली भी है, एक कोर्ट भी है। तो इन सब माध्यम से चीजों को होके गुजरना होता है, जिसमें वक्त लगता है। आप जानते हैं कि ऐसी चीजों को संवेदनशील भी माना जाता है, मुसलमान लोगों इसमें इन्वॉल्व है। तो इस तरह की बातें करके कि भाई आप किसी को आप बांग्लादेश भेज दीजिए या किसी को कहीं और भेज दीजिए, मामला इतना सिंपल है नहीं। कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या आपने वोट बैंक बनाने के चक्कर में इनको जमीन, इनको आधार, इनको वोटर आई कार्ड आपने नहीं दिए? अब आप जो काम आप कर नहीं
सके, ऊपर से आपने गड्ढा खोद दिया। आपने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि 11 साल लग गए उस गड्ढा को भरते भरते। और अब जब चीजें जब सामने आ रही हैं तो एक तो ये इनकार करते हैं कि नहीं हमारा तो कोई अब लेना देना है नहीं, अब आप देख लो। और देखने की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो उसको हिंदू मुसलमान ने बांट देते हैं। क्या ये जवाब आज दे के जाएंगे इंडी गठबंधन वाले, कांग्रेस जो उसको लीड कर रही है, कि बंगाल में क्या इसको मुद्दा बनाएंगे ममता के खिलाफ, या ममता के साथ मिलकर के वो इलेक्शन लड़ेंगे? दिल्ली में हमने देखा आपके साथ ये एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे, तब क्या इन्होंने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया था? नहीं, ये केजरीवाल के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे। क्या घुसपैठिए का मुद्दा ये कर्नाटक में उठाते हैं? क्या ये हिमाचल में उठाते हैं? ठीक है, और भी मेहमान हमारे साथ लगातार बने, उनको भी रुक करेंगे। अविनाश जी मैं तुरंत लौट रहा हूं। रतन जी इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि फिर सभा प्रवक्ता भी इंतजार कर रही है। रतन जी, बंगाल का मुद्दा क्यों नहीं उठाते आप लोग? घुसपैठ तो वहां भी है, वहीं से है, पूरा का पूरा घुसपैठ वहीं से है, 24 परगना। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, लेकिन अगर उनका सपोर्ट करने के लिए आप बैठे हैं तो सुन लीजिए मेरी बात। असम बात सपोर्ट की नहीं है तिवारी जी, सुनते ही नहीं है, अब क्या हम बताएं। बोलिए रतन जी, सुन रहे हैं। आपने बोला ना सपोर्ट का, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, आपके सामने मैंने सवाल रखे हैं। जिला है, असम प्रदेश का एक जिला है कामरूप। उस कामरूप जिले के अंदर आप ढुबरी के बारे में बात कीजिए। आपके एमपी वहां से जीते हैं ढुबरी 11.5 लाख वोट से। मुसलमान के वोट से आप देख लीजिए, आप ढुबरी की बात कीजिए। अविनाश जी एक बार उनको बोलने दीजिए। करता हूँ जब इनको मैं बेनकाब करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से मैं आपको बेनकाब कर रहा हूँ। आप ढुबरी की बात कीजिए, आप ढुबरी की बात कीजिए। 11.5 लाख वोट से कांग्रेस का पानी पी लीजिए, चिल्लाइए मत, पानी पी लीजिए, चिल्लाइए मत, पानी। मैं खून पीने के लिए बैठा हूं। कामरूप जिले के अंदर मायलावाड़ी एक गांव है, उसमें डुबरी के बारे में बोलिए। डुबरी करीब 80% लोग उसमें हिंदू हैं, और उन हिंदू लोगों को भी एनआरसी से हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। ये देखिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगे। और सुन लीजिए ना, हिंदू मुस्लिम क्यों ढूंढ रहे हैं? दूसरी बात, एक ही परिवार के हिंदुओं के लिए उसी परिवार के एक बच्चे को आपने हिंदुओं के लिए कानून आ गया है। कहीं न कहीं असम सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो खेल खेला है असम में, वो जनता के सामने आ चुका है। बंगाल की अरे वो जब लगातार कह रहे हैं डुबरी के बारे में, बोलिए आप, तो वो उस पर जवाब दे दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं डुमरी के लोगों ने इनकी औकात दिखाई, डुमरी के लोगों ने इनकी औकात दिखाई। कांग्रेस का 10 लाख से ज्यादा वोट से हमारे सांसद को पार्लियामेंट में भेज दिया। कहीं न कहीं आप घुसपैठियों के वोट से आप जीतते हैं। वोट चोर आप ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं अब तुरंत लौटूंगा आपके पास। ठीक है अविनाश जी, ठीक है। पूजा मिश्रा लगातार हमारे साथ बनी हुई है, सपा की प्रवक्ता है। अब पूजा जी, एक तरफ तो कांग्रेस पर निशाना साधा गया है, लेकिन आज एक जानकारी यह भी सामने आई कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने चोर के बाद टोटी चोर बोलेगा। अब सुन तो लीजिए, चोर कांग्रेस के बाद टोटी चोर सपा बोलेगी। देखिए सुनिए आप। नहीं, अब एक बार सुन तो लीजिए। कंटिन्यू करें, आराम से सुनाई देगा मुझे तो। नहीं अविनाश जी, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। अविनाश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। पूजा जी अब आप सुनिए। एक तरफ तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, डोंट वरी, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। ठीक है, मेरी आवाज तो आ रही है ना? सवाल पूछिए। मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? ठीक है पूजा जी, देखिए एक तरफ तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है, और जो भी भूतपूर्व चीजें हुई हैं उसका भी यहां पर बताया गया है। तो और भी चीज वो कहते हुए नजर आए, साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से जो और लोग यहां पे घुसपैठ करते हैं उनको संरक्षण देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी चोरों और भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ दे, क्योंकि जनता मोदी सरकार के साथ है और जनता ही जिता रही है हमको। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री कौन से उप मुख्यमंत्री ने कहा? स्टूल वाले कौन से उप मुख्यमंत्री ने कहा? नहीं, जिनको जो है पूरा जिला ने नकार दिया है, अपनी सीट हार गए हैं, जिले की एक सीट नहीं बचा पाए। अब है तो उप मुख्यमंत्री ना, या फिर उप मुख्यमंत्री ने कहा है जो है अपने सीएमओ को नहीं बचा पाए, डीएम को बचा ले गया मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री नहीं बचा पाए। या फिर कौन से उप मुख्यमंत्री ने कहा है जो जाकर के अविरल जी, अब देखिए आप लोग क्या बचा नहीं पाए, बता दीजिए। कौन
कौन से उप मुख्यमंत्री ने कहा, ये तो बताइए। दूसरी बार सरकार आई है यूपी में लगातार। बिल्कुल, देखिए आज जिस मुद्दे बहस हो रही है तो उस विषय पे मैं समझता हूँ कि बोलना चाहिए और ये बताना चाहिए आपका क्या स्टैंड है। बज रहे हैं, अच्छा बजेंगे तो नहीं काम चलेगा ना। मैंने शांति से सुना सबको, मेरी बारी है, ससम्मान मुझे सुनिए। बोलिए। उप मुख्यमंत्री की बात चल रही है ना, तो आप देखिए जिन उप मुख्यमंत्रियों को जनता ने सीरियसली नहीं लिया, हमें आपको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जिन उप मुख्यमंत्रियों को जो है प्रशासन सीरियसली नहीं लेता, तो हम आप सीरियसली लेकर करेंगे क्या? अभी जो है असम की बात चल रही है, असम की बात कर ली जाए, असम की बात कर ली जाए, शांतिपुर की बात कर ली जाए, कामरूप ग्रामीण की बात कर ली जाए, कामरूप महानगर की बात कर ली जाए, हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कर ली जाए, और बात कर ली जाए धोला ब्रिज की बात कर ली जाए, जो 3000 बीघे जमीन ट्राइबल के बेच दी गई सीमेंट फैक्ट्री को, उसकी बात कर ली जाए। जब यूनिवर्सिटी के लिए जमीन मांगा जाता तो हमारे भाई साहब हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं मेरे बस के बाहर की बात है, पर पूरे के पूरे निजी कंपनी के हाथों, अडानी की सीमेंट के हाथ, सीमेंट कंपनी के हाथों, और ये हो रहा होता है कि भाई कोर्ट का अचंभा है कि भाई साहब पूरा का पूरा जिला बेच देंगे। पूछिए उल्फा से क्या समझौता कर रखे हुए हैं। और अब आप तो लगातार बोलना शुरू आपने कर दिया। नहीं, अगर आप इतना बेहतर काम कर रहे थे, चलिए ठीक है। अब पूजा जी, अब मैंने दोनों चीजों को जोड़ के सवाल पूछा था, भूल जा रहे होते ये शिक्षा। अब आप सुनने को तैयार नहीं है। इनके पास में 4 मंत्रालय रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, 2015 में आए हैं भाजपा में। क्यों? क्योंकि सीबीआई ने नोक करना चालू किया 2014 के बाद में, ईडी गई के बाद में मशीन में, फिर जैसे अब पूजा जी, और अब सुनिए ना, आप तो बिल्कुल ही शुरू हो गई हैं, आप तो सुनना ही नहीं चाह रही हैं। वोट बैंक के लिए एक तरीके से शांत रहना मैं समझता हूँ इनके लिए ठीक नहीं है। वोट बैंक पॉलिटिक्स ना करें। ये जो वोट बैंक की राजनीति है, यही देश को एक तरीके से खोखला करने का काम करती है। ये वोट बैंक की राजनीति इन्हें नहीं करनी चाहिए और इन्हें स्पष्ट रूप से खिलाफ बोलना चाहिए अपनी पार्टी के, या एक तरीके से कांग्रेस मुंह फुला के बैठी हुई है फूफा की तरह, कांग्रेस मुंह फुला के बैठी हुई है फूफा की तरह सपा के खिलाफ। नहीं, अब ठीक है रतन जी, कांग्रेस ने क्यों मुंह फुला लिया है? अविनाश जी कह रहे हैं कांग्रेस ने क्यों मुंह फुला लिया है? अगर सपा की कोई बात आती है तो कांग्रेस क्यों मुंह फुला लेती है, बताइए। अब भारतीय जनता पार्टी और अविनाश सिंह के चश्मे से अगर आप देखेंगे प्रद्युम्न जी, तो आपको भी कांग्रेस मुंह फुलाई नजर आएगी, लेकिन हमारी नजर से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने मेरा तो खैर कोई नजर ही नहीं है, मेरी कोई नजर नहीं है, उनका अविनाश जी का ये सवाल था, वो मैंने आपको पहुंचा दिया। नहीं तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इनको उत्तर प्रदेश में इनकी असली औकात दिखा दी। यही लोग थे जो 80 की 80 सीट जीतने का दम भर रहे थे, इनको सिंगल डिजिट में लाके खड़ा कर दिया। आप कांग्रेस आज किस स्थिति में है ये बताने की जरूरत नहीं है। वोट चोरी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में थी, आज की स्थिति में, वो बताने की जरूरत है कि नहीं अविनाश जी? आपको 300 से 240 पे आ गए, बैसाखी पे आ गए, बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है। अब चलिए ठीक है, एक और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं। अब आपने सबने अपनी अपनी बात पूरी कर ली, ठीक है। अब घुसपैठ को लेकर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। आप सभी मेहमानों के द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दी गई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता है अरविंद कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत ही संयम के साथ उन्होंने सभी जितने मेहमान यहां पर आए हैं उनको सुना है। अरविंद जी, साफ तौर पर देखिए, घुसपैठ का जब हम जिक्र करते हैं तो हर एक बॉर्डर से जानकारी सामने आती है। जब बंगाल की हम बात कर लेते हैं और भी क्षेत्रों की बात कर लेते हैं कि वहां से घुसपैठ होती है और ये दिक्कतें पैदा होती हैं। अगर कानून के तहत हम इसके दायरे को समझना चाहें तो क्या कुछ कार्रवाई के इसमें जो व्यवस्था की गई है वो किस रूप में काम करती है? प्रद्युम्न जी, सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि रूल ऑफ लॉ, कानून का राज देश में कैसे होगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि देश संविधान से चलता है। ठीक है। अगर संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार देश चलेगा तो हमारे यहाँ घुसपैठ ये नहीं रहेंगे, लेकिन अगर संवैधानिक प्रक्रिया है, रूल्स है, लॉ बने हुए हैं, उनका अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित तौर से घुसपैठिए आते हैं। अब रही घुसपैठिए की बात, तो आप महसूस करेंगे कि हमारे देश में 2-3 तरह के घुसपैठिए हैं। एक तो वैसे लोग जिनकी मैं कम से कम सैकड़ों केस, मैं भारत सरकार का अधिवक्ता भी हूं, तो मैं सैकड़ों केस लड़ा हूं जो वीजा के साथ आते हैं, फर्जी वीजा के साथ आते हैं या वीजा के साथ हैं और फिर यहाँ रह जाते हैं।
उनकी खोज खबर नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं छुप के रह जाते हैं। उसकी तादाद एक अच्छी है। मैं बता दूं कि बिहार की जेलों में कम से कम 1700 से ऊपर लोग, वैसे लोग बंद हैं जेल में जो ओवर स्टे किए, वीजा के थ्रू आए हैं और यहाँ रह गए हैं। दूसरी चीज, जो हमारा बॉर्डर एरिया है वो प्रोविडेड है कि उधर से आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो घुसपैठिए हैं बॉर्डर लाइन से पार हो जाते हैं। बहुत से ऐसे देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जहां गरीबी बहुत है, हिंदुस्तान में सुलभ सब चीज उपलब्ध है, वो किसी तरह भारत के सीमा के अंदर आ जाते हैं और यहाँ फर्जी तरीके से लोग, बहुत से ऐसे मामले आए हैं जो फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम ले लिए, आधार बना लिए, इस तरह कुछ गलतियां लोकल लोगों से 60-60 से ऐसी होती रही है। तो कानून में सख्त प्रावधान। देखिए, एक तो हिंदुस्तान की जनसंख्या आज इतनी बढ़ गई है, एक तरह सभी लोग एजिटेशन करते हैं कि यहाँ पलायन रुकनी चाहिए, रोजगार के अवसर होनी चाहिए, और अगर विदेशी घुसपैठिया अदर दूसरी कंट्री से आकर भी हमारे देश में शरण ले रहे हैं तो ये सरकार के लिए चिंता के विषय है। और ये आज का नहीं है, 70 वर्षों का है। इधर तो मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार का कि एनआरसी बनाकर और कम से कम 15 लाख 17 लाख के लगभग लोगों को बाहर निकाला गया। वैसे लोग पकड़े और देखे होंगे कि आपके टीवी के माध्यम से रोते हुए गाते हुए चले गए। जितना सख्त दूसरे देशों में कानून है, कानून हमारे यहाँ बना है, लेकिन उतनी सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। घुसपैठ को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कांग्रेस को घेरा है, उसके बाद तमाम सवाल मैंने भी पूछे, उसके जवाब भी हमने लिए। ब्रेक पर जाने से पहले साफ तौर पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता है अरविंद कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि कानून है, लेकिन कानून का सही तरीके से पालन पिछली सरकारों ने नहीं किया, जिस वजह से घुसपैठ हो रही थी। अब रतन तिवारी जी, अब देखिए, साफ तौर पर मैंने उनसे यही सवाल इसलिए पूछा था कि जब कानून के तहत किस प्रकार से प्रक्रिया काम करती है, अब उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि कानून तो है, उसके हिसाब से काम भी होता है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से इसको लागू किया गया होता तो घुसपैठें नहीं होती। बिल्कुल, मैं माननीय अधिवक्ता जी का मैं स्वागत करता हूं कि मैंने तो स्वयं, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने में पीछे नहीं हटती। हमने तो स्वीकार किया ना कि अगर हमसे कहीं ना कहीं कोई गलतियां हुई हैं तो जनता ने हमें उस गलतियों की सजा दी। लेकिन अगर वही गलतियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जबरन कर रही है, जनता की छाती पे बैठ के कर रही है, झूठ बोल के कर रही है, तो उसकी सुध कौन लेगा? उसकी सजा तो जनता इन्हें भी देगी ना। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि सच को सच कहिए, झूठ को झूठ कहिए। जो देश में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति की बात करिए। आज आप असम की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन असम को संवारने का, असम को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज 2000 लोग अगर सड़क पे उतर रहे हैं प्रद्युम्न शर्मा जी, तो 2000 लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं और आपकी मीडिया उसे नहीं दिखा रही है, उसे भी दिखाना चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से लोग उग चुके हैं, असम की जनता उग चुकी है। आप ले देखिए रतन जी, मीडिया पे आ जाते हैं कि मीडिया नहीं दिखा रही है। अविनाश जी बोलिए, 2000 लोग सड़कों पे उतरे थे कि नहीं उतरे थे? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोशित है कि नहीं है? स्टूडेंट उतर रहे हैं, बच्चे उतर रहे हैं, युवा उतर रहे हैं, महिलाएं उतर रही हैं। वो सच्चाई है, उसे स्वीकारना पड़ेगा आपको। अविनाश जी, देखिए शर्मा जी, इनके बात से अपने बात को शुरू करता हूं कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गलती की है और सच को सच और झूठ को झूठ बोलना चाहिए था। प्रोग्राम शुरू होने के बाद और लगातार मैं बार बार पूछ रहा हूं कि आपका सिटिंग एमपी आसाम धुबरी का 11.5 लाख वोट से वो जीता है, वो किसके वोट से जीता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपके धुबरी के एमपी को सामने बिठा करके कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि हम आसाम में घुसपैठियों के खिलाफ है, हम भारत में घुसपैठियों के खिलाफ है? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। मैं जवाब देता हूं, क्योंकि इनके कथनी और करनी में बराबर फर्क। ठीक है, जवाब दीजिए, ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए। अच्छा, बोल लीजिए। एनआरसी आने से पहले, लागू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्या अगर इनकी सरकार बनी तो क्या घुसपैठियों ने इन्हें वोट देके इनकी सरकार बनवाई? तो अगर घुसपैठियों ने इनकी सरकार बनवाई है तो इन्हें, अरे सुन लीजिए ना, नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दीजिए अगर आपके अंदर हिम्मत है।
तो आप इस चैनल पे किस बात की नैतिक आपकी जिम्मेदारी? सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, वापिस एमपी आपका जीता है, बताइए ना, घुसपैठियों के वोट से एमपी आपका जीता है, एमपी पे मत आइए ना, आप क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं? ये एनआरसी क्यों नहीं आपने आया? लाया? आपकी आप सरकार जीता कर आपकी रहे हैं। सरकार जहाँ कब पे बनी? घुसपैठिया असम में आपको आपकी वोट दे रहा सरकार है, कब बनी? वहाँ आप पे नहीं बताइए है। ना, आप अच्छी बात बताइए, कर रहे हैं। जहाँ असम पे में आपकी घुसपैठिया सरकार का वोट कब बनी? लेके आप घुसपैठियों अरे का अविनाश जी, आप मुद्दा बताइए। बात तो ये है, अरे मैं तो आपकी कह रहा पार्टी का हूँ, क्या मैं तो स्टैंड है, शुरुआत में ऑफिशियल कह दिया। स्टैंड क्या है? रतन जी देखिए ना, अब बात यही आ रही है रतन जी, अब देखिए बात साफ सी ये है कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, आप स्टैंड क्लियर कर दीजिए। तो क्यों मेरी ऑफिशियल पार्टी का स्टैंड क्लियर है। अगर वाकई में घुसपैठी आए हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास इसका सही आंकड़ा है, और घुसपैठियों को देश से बाहर करिए, किसने हाथ पकड़ लिया इनका? ठीक है, अब स्टैंड पूछ लेते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, अपना स्टैंड नहीं, ठीक है पूजा जी बोलिए, ठीक है पूजा जी एक बार बता दीजिए। अब आप क्योंकि स्टैंड की बात है ना, आप भी बताइए। आप ऑब्जेक्शन खत्म करिए, पूजा जी बोलिए, क्या बताया जाए? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है घुसपैठ को लेकर? आप बताइए अरे वोट घुसपैठ को बैंक है। लेकर के भारत के हर नागरिक का क्या स्टैंड होगा? हम्म, जो सारे भारत के नागरिक का स्टैंड होगा, जो आपका स्टैंड हो, यहाँ बैठे पैनल में घुसपैठ को लेकर के जितने सबका स्टैंड एक ही होगा। कभी कोई नहीं चाहेगा कि कोई घुसपैठी अंदर आए। फिर भी आ रहे हैं। क्या स्टैंड लिया जाए? क्या है? हाँ तो फिर भी रहे हैं ना। भारत सरकार से प्रश्न पूछिए, फिर भारत सरकार से प्रश्न पूछिए। संभल बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी का है? एग्जाम्पल लेके बात कीजिए ना मैडम। अब संभल का बता दीजिए, संभल में कहां से अगर नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, संभल में कहां से भीड़ इकट्ठी हो गई? जियाउर रहमान पर कई आरोप लगे। कैसे आए? फर्जी दस्तावेज और बनवा हमारे के हर 26 रहने लोगों का को काम करते सही थे। करके क्या हुआ? वापिस कैसे चले गए? सीबीआई के 95% साहब आप बताइए मुझे। रखे हुए हैं विपक्ष के ऊपर। अरे वापस चले गए। कन्विक्शन रेट 0.45 तो वापस चले गए। 0.45 कन्विक्शन रेट है। आप ऐसे कर लीजिए, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दीजिए, किसी के ऊपर आरोप लगा आप दीजिए। केवल संभल के बारे में बोलिए, उसके बाद आप में मेरठ, आप मलियाना, मुजफ्फरनगर के बारे में बोलिए। पूछिए कि हेमंता बिस्व शर्मा आप किसके संभल के बारे में बोलिए। आपके एमपी जीतते आए हैं संभल से, पिछले 4-5 बार से संभल से सपा एमपी जीतता हुआ है। अविनाश जी आ रहा हूँ। किसके वोट से जीत के आया है? ठीक है। किसके वोट से जीत के आया अरे है? पूजा जी, अब ठीक है, आप वहां की बात छोड़िए, आप वहां की बात छोड़ दीजिए। वो तो जवाब दे रहे हैं रतन तिवारी जी की बाकी क्या स्थिति बनी हुई है। आप संभल की बता दीजिए ना। प्रधानमंत्री जी का जो है असम दौरा, वहाँ की बात छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे बात छोड़ दिया? नहीं, वो तो रतन जी बता रहे हैं ना, आप संभल का बता दीजिए। बात तो घुसपैठ की है ना, बात तो घुसपैठ की है ना। बात घुसपैठ की तो बताइए, घुसपैठ किसकी जिम्मेदारी है 11 साल से? आप संभल का बता दीजिए ना। आपकी जिम्मेदारी है, केंद्र आपकी की जिम्मेदारी है। आप बताइए, क्योंकि आप उसको बता रहे हैं। सरकारी जमीन पे आपने बताया, सरकारी कागजात आपने उपलब्ध करवाया। अरे टोपीवाज थोड़ा महिलाओं का सम्मान करना सीखो। बैठा हुआ है, अगर हमारी अविनाश सिंह जी, महिलाओं का सम्मान करना आप सीखो। बोल रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ, आप। अगर कोई महिला बोल रही है तो उसको बीच में आप तकलीफ मत दीजिए। ठीक है, अब एक एक करके तुम्हारे राहुल गांधी की तरह तूफान नहीं कर रहा हूँ। ये फुदकने वाली जो आदत है ठीक ना, है। ये फुदकने वाली आदत छोड़ दीजिए अविनाश सिंह। जब बात करते हैं सरकार भाजपा की, हमारी जल्दी बहुत है उनकी, सवाल विपक्ष होगा। क्या आर्मी हमें अब डिप्लॉय मारो करते हैं? राजा क्या बोल बोल अरे 24 परगना से डॉक्यूमेंट बन रहा है। सवाल तो उनसे ले ही रहे हैं ना, बात तो मसम की कर रहे थे ना, बात घुसपैठ की है ना। सरकार तो जवाब दे रही है ना। पूजा जी, सरकार ने जवाब दे तो दिया। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, आपने नहीं सुना क्या? प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? पहलगाम की आतंकी कैसे है? क्या जवाब दिया? आप बता दीजिए, मुझे तो नहीं मिला जवाब। आप बता दीजिए, आपको कौन सा जवाब मिला कि कैसे कांग्रेस डरी हुई है, बोलने का मौका दीजिए। ये बताइए आप। ठीक है रतन जी बोलिए। अविनाश जी साफ कह रहे हैं। सरकार है नहीं, एक बार ठीक है, ठीक है। सुन लीजिए। अविरल मलिक जी, मैं आ रहा हूं, रतन जी आ रहा हूं आपके पास। अविरल जी, अब देखिए ना, वो साफ कह रही हैं पूजा मिश्रा कि एक तो पहलगाम का कोई जवाब नहीं मिला उनको, संभल का वो जवाब दे नहीं रही हैं, और घुसपैठ को लेकर आपकी जिम्मेदारी बनती है। बताइए संभल का कौन सा जवाब लेना है? बिल्कुल बताइए। देखिए, जहां तक विषय पहलगाम आतंकवादी हमले का, वो बिल्कुल स्पष्ट है। उस समय में किस प्रकार का बयान रॉबर्ट वाड्रा जी का आया था, मैं समझता हूँ रतन जी को भी उस पर जवाब देना चाहिए। रॉबर्ट जब वाड्रा पर आतंकवादी चलेंगे। हमला हुआ, रतन जी सुनिए ना, रॉबर्ट वाड्रा पर चलेंगे। प्रवक्ता है, आपको मालूम होगा वाड्रा जी ने आतंकवादी कहा कैसे आ गए? था कि किस तरीके से देश चौकीदार क्या कर रहा था? नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, इसीलिए गुस्से में चौकीदार क्या कर रहा था? एक सेकंड, अविरल जी एक सेकंड। पूजा मिश्रा जी को एक चीज मैं क्लियर कर दूं। पूजा मिश्रा जी लगातार ये कह रही हैं कि विपक्ष से जवाब लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है, आप सुन के नहीं आई हैं क्या?
उन्होंने साफ ये बोला है कि कांग्रेस कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पर आरोप ये लगाए हैं कि कांग्रेस लगातार उनका संरक्षण करती है घुसपैठियों का, उनको पालती पोसती है, वोट बैंक की राजनीति करती है, ये चीज बोली है। और उन्होंने ये भी कहा है, पूजा मिश्रा जी नहीं, पूजा जी उन्होंने ये भी कहा है, आप ये भी सुनिए, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि हम भी लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हम भी काम कर रहे हैं, मिशन मोड पे काम किया जा रहा है कि घुसपैठ को रोका जाए। ठीक है, बताइए विरल जी। लाल किले से बोला है। देखिए जिस तरीके से पूजा मिश्रा जी आरोप लगाने का काम कर रही है, जरूर बात नहीं कर रही, और रतन जी मौजूद है, रतन जी को मालूम होगा वाड्रा जी ने क्या बयान दिया था, और उस विषय पर भी ना बाद में बताना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी यानी रतन जी की पार्टी इस देश पे 60 साल राज कर चुकी है। और जहां तक विषय है रॉबर्ट वाड्रा के बयान का, तो सबने देखा था किस तरीके से उन्होंने कहा था कि सड़कों पे नमाज अदा नहीं करने दी जाती, इसीलिए जिस प्रकार का हमला हुआ था उस समय पहलगाम का हमला, मैं समझता हूं इस प्रकार के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। और साथ साथ प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब के बयान पर तो मैं नहीं उस पर जाना चाहूंगा, वो दोहरान लायक भी नहीं है। जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो लाइनें कही थी, बहुत दुखद, बहुत निंदनीय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है और इस चीज को लेकर सुनिश्चित है कि किसी घुसपैठिए को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। और घुसपैठियों का नहीं, सुन लीजिए ना पूजा जी, जहां तक विषय घुसपैठियों का पर्टिकुलरली, तो हमारी केंद्र सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हो, हमारी टॉप लीडरशिप हो, इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दे चुकी है कि घुसपैठियों पे किसी रूप में कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी प्रकार से घुसपैठियों को नहीं बख्शा जाएगा। और ये देश कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी आए, जबरन आए। समय कम है, अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं आ रहा हूं विरल जी, जवाब मिल गया हमको। विरल जी जवाब मिल गया। बिल्कुल, ये देश इसलिए नहीं है, और उसके साथ साथ जो लोग इस देश में 60 साल रहे हैं, ठीक है, ठीक है अविरल जी, जवाब मिल गया। अरविंद कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी प्रतिक्रिया उनकी। अरविंद जी देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि जब छोटा फुंसी था, छोटा घाव था, अगर ऑपरेशन हो जाता तो बड़ा भटंदर नहीं बनता। बिल्कुल, इतने संख्या में घुसपैठिए एक दिन में नहीं इंटर किए हैं, काफी दिनों में इंटर किए, आंकड़े बताते हैं। ये जो गवर्नमेंट के आंकड़े, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट आंकड़े बताते हैं। अगर समय समय पर कानून का राज होता और उनको निष्कासित किया जाता रहता या घुसपैठियों को रोकने की प्रक्रिया रहता, तो हमें लगता है कि आज ये विकराल स्थिति नहीं आती कि कम से कम 70 से 80 लाख जो आंकड़े बता रहे हैं, बहुत बाहर हैं, ऐसे लोग हैं। तो प्रश्न राजनीति की नहीं है, प्रश्न सबसे बड़ा चीज है कि सभी मिलकर, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, दोनों मिलकर सकारात्मक पहल होनी चाहिए और कानून का राज होना चाहिए। वैसे घुसपैठिए निकलेंगे तो देश खुशहाल होगा, और ये अच्छी संख्या में है। और अब पहल काफी तेजी से हो रही है, कड़ी भी हो रही है, लोग कड़े प्रावधान है और उनको पनिशमेंट का भी है, लेकिन लिबरल कहाँ होती है? अब देश को देखिए, संविधान में संसद को यह पावर है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तानी थे, बाहर किन्हीं कारणों से बस गए थे, आ गए हैं, तो ये तो संविधान के अंदर प्रत्यक्ष शक्ति है जो संसद में जाती है, लोग चर्चा करके। समय कम है, बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। आप सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहां पर रखी। तो फिलहाल घुसपैठ पर आर पार साफ तौर पर आपने भी देखी, जहां पर जवाब किसी के पास साफ नहीं है। लेकिन आखिर में हाईकोर्ट के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने साफ तौर पर कहा कि जब घाव छोटा था तो अगर उसको भरा जाता तो स्थिति आज यहां तक नहीं पहुंचती। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।